एक बात तो नॉर्मली हर व्यक्ति समझता है क्या कि भाई अगर किसी की अचल संपत्ति को लेकर के कोई मामला कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड है तो ऐसी सिचुएशन में अब उस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का एक सेक्शन है 52 जो लिस पेंडेंस की बात करता है, यानी कि लंबित मुकदमों की बात करता है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम आप लोग जानते हैं कि चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति की बात करता है, पर सेक्शन 52 जो है वो एक ऐसा सेक्शन है जो केवल अचल संपत्ति के बारे में ही प्रोविजन रखता है। यहाँ पर मामला जो था 1970 का था, जहां पर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर हेतु लोन लेने के लिए अपनी जो अचल संपत्ति है उसको बंधक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अचल संपत्ति को मोर्गेज रखते हैं ना कि गिरवी रखते हैं। तो वहां पर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो ट्रैक्टर लेना चाहता था, जिसके चलते लोन के लिए उसने अपनी जो अचल संपत्ति थी उसको मोर्गेज रख दिया। लेकिन उसने क्या किया, वो उस कर्जे को, उस ऋण को चुकाने में असफल रहा, उसे चूक हो गई, समय से कर्जा नहीं चुका पाया, जिसके चलते जो बैंक था उसने उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए समथिंग मैं आपको बता दूं 1984 में कोर्ट ने बैंक के फेवर में डिक्री पारित कर दी। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो कर्जदार था उसने क्या किया, जब वो मुकदमा कोर्ट के अंदर पेंडिंग था तो उसी समय अपनी संपत्ति को बेच दिया। अब यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सेक्शन जो 52 है टीपीए का, वो प्रॉपर्टी को बेचने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता भाई, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई ये विवादित संपत्ति है, इस पर तो मुकदमा चल रहा है, हम नहीं खरीद सकते। तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद ली तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस डिसीजन के अंडर रहने वाली है जो फाइनल कोर्ट के द्वारा डिक्री पारित की जाती है। ठीक है, अब इसीलिए इस प्रकार की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीदता। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है भाई कि जो कर्जदार था जिसने लोन लिया था, लोन न चुकाने की वजह से कोर्ट ने बैंक के फेवर में डिक्री पारित कर दी। उसने जब केस पेंडिंग था कोर्ट में तभी उसने उस संपत्ति को बेच दिया। अब यहाँ पर 1988 में, क्योंकि कोर्ट ने तो देखिए डिक्री पारित कर दी किसके, बैंक के फेवर में। अब यहाँ पर 1988 में बैंक ने क्या किया, संपत्ति को नीलाम कर दिया। अब मामला आप लोग जानते हैं, मामला कोर्ट में पहले से पेंडिंग था। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि संपत्ति जो थी वो तो कोर्ट के फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग ही ना रहती ना, तो वहां पर अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने 1988 में 1988 में उसको नीलाम कर दिया। अब बाद में अब संपत्ति तो उसने पहले बेची हुई थी। अब यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्या कहा कि भाई अगर कोई संपत्ति, अचल संपत्ति का मामला कोर्ट के अंतर्गत लंबित है और वो व्यक्ति जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को खरीद रहा है, भाई वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसको जानकारी नहीं थी। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही कि अगर कोई व्यक्ति डिस्प्यूटेड अचल संपत्ति को खरीद रहा है तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसको इस मामले की जानकारी नहीं थी, यानी कि वो भार मुक्त प्रमाण पत्र जो है उसने लिया था, ऐसा कहकर वो नहीं बच सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था, अब यहाँ पर जो अपीलार्थी थे, अपीलार्थी को जिन्होंने नीलामी के माध्यम से संपत्ति को खरीदा था भाई, अब संपत्ति पहले आपकी सेल हो चुकी है। अब जिन्होंने नीलामी के माध्यम से खरीदी, क्योंकि उन्होंने तो वैलिड तरीके से खरीदी थी, वो तो वहां पर कोर्ट में पहुंच गए। तो यहाँ पर निचले वाली अदालतों ने जो डिसीजन दिया वो सही नहीं दिया था, जिसके चलते मामला आपका घुमा फिरा कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो डिक्री पारित की, जो यानी कि जो डिसीजन दिया, वो डिसीजन दिया अपीलकर्ताओं के फेवर में। अपीलकर्ता को जिन्होंने नीलामी के माध्यम से संपत्ति को खरीदा था। अब यहाँ पर देखिए केस का नाम बता दूं मैं सबसे पहले, दानिश सिंह बनाम हरप्यारी 2025 का मामला है, सेक्शन 52 टीपीए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन 52 जो है टीपीए का लिस पेंडेंस लंबित मुकदमे का, वो प्री में भी आता है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्वेश्चन अपकमिंग किसी भी जुडिशियल एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आप 52 पर अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो आप रिसेंटली केस डालेंगे जिसका अपना इंप्रेशन अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो अपना लास्ट डिसीजन दिया है, समरी दी है, वो क्या दिया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत जो ये हमारा लिस पेंडेंस का जो सिद्धांत है, यह उस धन वसूली के मामले में भी लागू होगा जहां किसी व्यक्ति ने अपनी अचल संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया था। यानी कि इसमें एक नॉर्मल इतनी बात कही है कि यह जो हमारा सेक्शन 52 है उन मैटर्स पर भी लागू होगा जहां व्यक्ति ने जो ऋण लिया था वो अपनी संपत्ति को गिरवी यानी कि बंधक रखकर लिया था, उन मामलों पर भी ये लागू माना जाएगा।
तो यहाँ पर एक लाइन तो आप सिंपल समझ चुके हो भाई, अगर किसी अचल संपत्ति को लेकर के मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी को बेचने से आपको नहीं रोक रहा, लेकिन भाई उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपने अगर ऐसी संपत्ति खरीदी है जो डिस्प्यूटेड है तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर सिंपल कह दिया है कि अब कोई व्यक्ति कहकर नहीं बच सकता कि उसको पता नहीं था कि संपत्ति डिस्प्यूटेड है, लेकिन बाद में वो उसी ऑर्डर के अधीन रहने वाली है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक मिलती रहें। और साथ ही साथ देखिए भाई, यूपी एपीओ की जो 182 वैकेंसीज पर आपका नोटिफिकेशन है, आप समझ चाहिए एग्जाम फरवरी के बाद आपका कभी भी हो सकता है। तो प्लीज यदि अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र, तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, सारी क्लासेस देखिए, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू पॉकेट हो, आप उस तरीके से खरीदें। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज खरीदें, चाहे आप जो एक साथ भी सारा परचेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिलीवेंसी लगती है उस तरीके से आप खरीदिए, बट इस बार अपना सेक्शन कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।